सो वेलकम बैक गाइस टू नाइम स्टोरी मोमेंट्स। तो गाइस चलो मैं आ ही गया आप लोगों के लिए आज की दूसरी वीडियो लेकर। तो इसलिए अभी के लिए गाइस जल्दी से 7.8 के सब्सक्राइबर्स पूरे कराओ दो। अब बिना कोई टाइम ज़ाया किए सीधा आते हैं वीडियो की तरफ, जहां पर गाइस अभी के लिए शाओयन ने हैंग फैंग की साउंड को पकड़ लिया था और उसको जेड की बोतल में कैद करके अपनी स्टोरेज में रख लिया था। और इधर हैंग फैंग की इस तरह की किस्मत को देखकर सभी के लोग जो कि हैंग फैंग के साथी थे वो कहते हैं कि शुक्र है कि हमने शाओयन के साथ पंगा नहीं किया और न ही इस फाइट में कोई मुदाखलत की, वरना हमारा हाल भी हैंग फैंग की तरह ही होता। अब दूसरी तरफ गाइस शाओयन हंसते हुए ओल्ड जिनचेंग की तरफ देखता है और ओल्ड जिनचेंग शाओयन को इस तरह से अपनी तरफ घूरता देखकर थोड़ा बहुत डर गया था और अभी के लिए गाइस उसकी बॉडी में उसकी दाव की क्वाइटली सर्कुलेट होना स्टार्ट हो गई थी और ओल्ड जिनचेंग बस फाइट के लिए तैयार ही हो चुका था। लेकिन गाइस इसके साथ ही शाओयन उससे कहता है कि ओल्ड मिस्टर जिनचेंग, आज के दिन मैं आपको माफ करता हूँ और जो भी हुआ उसको मैं पीछे छोड़ता हूँ, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट टाइम आप इस तरह की कोई भी हरकत नहीं करेंगे और ना ही मेरे अगेंस्ट जाएंगे। लेकिन अगर आपने इस तरह का कुछ फ्यूचर में किया तो मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। अब गाइस ओल्ड जिनचेंग जब शाओयन की ये बात सुनता है तो उसके एक्सप्रेशन पूरी तरह से बदल गए थे और अभी के लिए गाइस वो शाओयन का ये थ्रेट सुनकर थोड़ा बहुत घबरा भी गया था। और इसके साथ ही लिटिल फेरी डॉक्टर और फर्स्ट एल्डर शूक्यान ने ओल्ड जिनचेंग को दोनों तरफ से घेर भी लिया था। और अभी के लिए गाइस ओल्ड जिनचेंग सोचता है कि पहले तो फर्स्ट एल्डर शूक्यान ही मेरे लिए काफी ज्यादा भारी पड़ रहा था और अगर अभी के लिए लिटिल फेरी डॉक्टर ने भी इसके साथ मिलकर मुझसे फाइट की तो मेरी हालत कुत्तों से भी बदतर होगी। अब गाइस ओल्ड जिनचेंग का रास्ता दोनों तरफ से बंद था, लेकिन इसके साथ ही ओल्ड जिनचेंग बीच में से निकलना चाहता था, मगर उधर मू तियानचिंग आकर उसका तीसरा रास्ता भी ब्लॉक कर देता है, जिस पर ओल्ड जिनचेंग मू तियानचिंग से कहता है कि ये बुढ़ा बहुत ही ज्यादा शेमलेस है, इसे तो जरा भी शर्म नहीं, ये मेरे ही खिलाफ जा रहा है। अब इसके साथ ही गाइस ओल्ड जिनचेंग तीनों तरफ से गिर चुका था और फिर वो लाचार होकर शाओयन से कहता है कि मिस्टर शाओयन, मैंने आपको बहुत ही ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर दिया और आप मुझे ब्लेम ना करना, क्योंकि हैंग फैंग ने मुझे इस चीज पर फोर्स कर दिया था पूरी तरह से, जिसकी वजह से मुझे उसके साथ मिलना पड़ा। अब गाइस एक लाइट दो जोंग लेवल का एंसेस्टर जब शाओयन से इतने प्यार से बात करता है तो सभी के बाकी के एक्सपर्ट शाओयन के लिए और भी ज्यादा रिस्पेक्ट शो करते हैं, क्योंकि गाइस उन्होंने शाओयन की स्ट्रेंथ को अभी के लिए नोटिस कर लिया था और अभी के लिए अपनी आंखों से देख भी लिया था, जिसकी वजह से एक लाइट दो जोंग लेवल का एंसेस्टर भी शाओयन से इतने अच्छे से बात करने पर मजबूर हो गया। और अभी के लिए शाओयन भी ओल्ड जिनचेंग की ये बात सुनकर एक स्माइल कर देता है और गाइस अभी के लिए वो ओल्ड जिनचेंग को किल नहीं करता, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो ओल्ड जिनचेंग से फाइट करेंगे तो ओल्ड जिनचेंग फिर अपनी आखिरी हद तक लड़ेगा और अगर वो अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ फाइट करेगा वो मरेगा तो जरूर, लेकिन इससे शाओयन की साइड को भी थोड़ा बहुत नुकसान होगा। और ये मू तियानचिंग जो कि अभी के लिए शाओयन की साइड पर हो गया है, हो सकता है कि शाओयन के ग्रुप के कमजोर हो जाने के बाद ये उल्टा कहीं शाओयन पर अटैक ना कर दे। इसलिए गाइस शाओयन अभी के लिए ओल्ड जिनचेंग से कहता है कि ठीक है मैं आपको यहाँ से जाने देता हूँ, मगर ओल्ड जिनचेंग क्या आप अभी भी बुद्धिस्टा बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा के बारे में ख्वाब देखते हैं? जिसके साथ ही गाइस ओल्ड जिनचेंग हंसते हुए शाओयन से कहता है कि इस तरह का ट्रेशर किसी ताकतवर इंसान के पास ही होना चाहिए, जिसके पास कोई ना कोई एबिलिटी हो। तो छोटे दोस्त, जैसा कि आपके पास ये पावर है और ये एबिलिटी है तो ये चीज आपके पास ही होनी चाहिए। मैं इसमें कभी भी इंटरफेयर नहीं करूंगा और ना ही मैं इस बुद्धिस्टा बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा के बारे में कभी सोचूंगा। मगर फिर ओल्ड जिनचेंग मू तियानचिंग की तरफ देखते हुए गुस्से में कहता है कि लेकिन यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि बहुत ही बड़े कमीने हैं, जो कि ऐसा और चीज एक ही साथ हासिल करने की ख्वाब देखते हैं। और गाइस अभी के लिए ओल्ड जिनचेंग मू तियानचिंग का मजाक उड़ा रहा था शाओयन के सामने और मू तियानचिंग भी ओल्ड जिनचेंग की इस बात पर गुस्सा नहीं करता। वो एक हल्की सी स्माइल करके उसे कहता है कि ओल्ड फेलो, कि तुम्हें मेरे साथ अभी के लिए पंगा लेने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि अभी के लिए वो बुद्धिस्टा बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा मेरे पास नहीं बल्कि मिस्टर शाओयन के हाथों में है। अब गाइस इन दोनों की इस तरह की बहस सुनकर शाओयन भी एक हल्की सी स्माइल कर देता है और इधर इसके साथ ही मू तियानचिंग शाओयन से कहता है कि लिटिल फ्रेंड, अभी के लिए मैंने आपके बताए हुए एग्रीमेंट के मुताबिक वैसा ही किया और ना ही हैंग फैंग का साथ दिया, तो क्या मुझे वो चीज मिल सकती है जिससे कि मेरा बेटा ठीक हो सके? जिसके साथ ही गाइस शाओयन लिटिल फेरी डॉक्टर की तरफ इशारा करते हैं और लिटिल फेरी डॉक्टर फिर मू तियानचिंग की तरफ एक जेड की बोतल फेंक देती है, जिसको मू तियानचिंग आगे बढ़कर रिसीव कर लेता है। और अभी के लिए गाइस मू तियानचिंग उस बोतल को थोड़ा बहुत इंक्वायरी भी करता है और एट द एंड जब वो बोतल को खोलता है तो उस बोतल में रेश ब्राउन मेडिसिनल
पाउडर मिलता है और वो इस बोतल को लेने में केयरफुल इसलिए था गाइस क्योंकि अभी अभी उसने हैंग फैंग की बॉडी को फटते हुए अच्छे से देखा था पॉइजन की वजह से, जो कि लिटिल फेरी डॉक्टर का था। इसलिए वो थोड़ा बहुत डर भी रहा था कि कहीं ये कोई ट्रिक ना हो लिटिल फेरी डॉक्टर की। मगर गाइस अभी के लिए उसका ये डर भी खत्म हो गया था और उसे अपने बेटे के लिए एंटीडोट मिल चुका था। अब लिटिल फेरी डॉक्टर मू त्यानचिंग को कहती है कि इस मेडिसिनल पाउडर को गर्म पानी में मिलाकर अपने बेटे को 1 से 2 मंथ तक दो, देखना तुम्हारा बेटा उस पॉइजन से बिल्कुल ठीक हो जाएगा जो कि मैंने दिया था। जिसके साथ ही गाइस मू त्यानचिंग आगे बढ़कर लिटिल फेरी डॉक्टर को ग्रीट करते हुए कहता है कि थैंक यू, आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया। जिस पर गाइस लिटिल फेरी डॉक्टर मू त्यानचिंग को बुरी तरह से इग्नोर कर देती है क्योंकि वो जानती थी कि ये बहुत ही बड़ा हरामी बुड्ढा है जो कि अपने साथियों को भी टाइम आने पर छोड़ सकता है। अब इसके साथ ही गाइस मू त्यानचिंग को वहाँ से भेजने के बाद शाओयन की नजर डीमन फ्लेम वैली पर पड़ती है जो कि गाइस अभी के लिए पूरी तरह से शमशान घाट बन चुका था। और जैसा कि अभी के लिए शाओयन ने डीमन फ्लेम वैली के हेडक्वार्टर को खत्म कर दिया है और उनके बहुत सारे स्ट्रॉन्ग एक्सपर्ट्स को भी मार दिया है, तो डीमन फ्लेम वैली आने वाले टाइम में ब्लैक कॉर्नर रीजन में सर्वाइव ही नहीं कर पाएगी। अब गाइस शाओयन के सभी के साथी शाओयन को ग्रीट करते हुए शाओयन को इस विक्ट्री पर उसे कंग्रेचुलेट करना स्टार्ट कर देते हैं, जिस पर शाओयन हल्की सी स्माइल कर देता है। अब इसके साथ ही शाओयन शाओली को देखता है, जिस पर शाओली शाओयन से कहता है कि तुम अभी के लिए रिलैक्स हो जाओ क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को डीमन फ्लेम वैली के एंट्रेंस पर छोड़ दिया है और कोई भी डीमन फ्लेम वैली का बंदा यहाँ से बचकर भाग ही नहीं पाएगा। जिस पर गाइस शाओयन भी हाँ में सारा ला देता है क्योंकि अभी के लिए ब्लैक कॉर्नर रीजन में काइंडनेस नाम की कोई भी चीज नहीं। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि अगर डीमन फ्लेम वैली के थोड़े बहुत लोग बच गए तो वो आने वाले टाइम में इनर एकेडमी के स्टूडेंट्स पर हमला किया करेंगे, जिससे कि स्टूडेंट्स को काफी ज्यादा खतरा होगा। इसलिए गाइस शाओयन चाहता था कि वो इस तरह के हिडन डेंजर को जड़ से ही उखाड़ कर फेंक दे। अब इधर दूसरी तरफ शाओली शाओयन से बातें करते हुए आगे बढ़ता है और वो अपने साथ शूमी और बाकी के दूसरे एक्सपर्ट्स को भी थोड़ी बहुत इंस्ट्रक्शंस देना स्टार्ट कर देता है। और इधर बाकी के वो लोग जो कि हैंग फैंग और डीमन फ्लेम वैली के काफी अच्छे साथी थे वो भी अभी के लिए सिचुएशन को समझ आते हैं और गाइस अभी के लिए उन्हें समझ आ गई थी कि डीमन फ्लेम वैली अभी के लिए पूरी तरह से तबाह हो चुकी है और वो सोचते हैं कि उन्हें आने वाले टाइम में बस जानन एकेडमी और शाओ गेट से इस चीज का कोई भी रिवेंज नहीं लेना और न ही इनसे कोई पंगा करना है क्योंकि अभी के लिए शाओ गेट और जानन एकेडमी की पावर बहुत ही ज्यादा है। अब गाइस बहुत सारे एक्सपर्ट्स को काम पे लगाने के बाद शाओली अपने बाकी के साथियों से कहता है कि जल्दी से डीमन फ्लेम वैली के रियून्स को ढूंढो क्योंकि गाइस जैसा कि आप लोगों को पता है कि डीमन फ्लेम वैली काफी सालों से इस ब्लैक कॉर्नर रीजन में है और ये एक बहुत ही पुरानी फाउंडेशन है और इसलिए डीमन फ्लेम वैली के स्टोर्स में बहुत सारे मेथड्स, की मेथड्स, दाऊ टेक्निक और वेपन्स होंगे जो कि काफी ज्यादा रेयर और कीमती भी हो सकते हैं और हो सकता है कि इन चीजों पर ब्लैक कॉर्नर रीजन में लोगों में फाइट भी स्टार्ट हो जाए। और इसके साथ ही गाइस बहुत सारे एक्सपर्ट शाओली के ऑर्डर पर डीमन फ्लेम वैली के सारे ट्रेशर्स को ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं मगर उन्हें उस डीमन फ्लेम वैली से कुछ भी नहीं मिलता। और अभी के लिए गाइस शाओयन भी डीमन फ्लेम वैली के ट्रेशर्स और रून्स में जाकर देखते हैं चीजों को मगर उसे भी कुछ नहीं मिलता। अब शाओयन और शाओयन का ग्रुप हेल्पलेसली डीमन फ्लेम वैली के रून से वापस आ जाते हैं और अभी के लिए वो कहते हैं कि लगता है कि डीमन फ्लेम वैली के लोगों ने सारी चीजों को यहाँ से मूव कर दिया है और कहीं और छुपा दिया है। अब गाइस शाओयन ये सब कह ही रहा था मगर तभी उसकी नजर लिटिल गर्ल जियन पे पड़ती है जो कि अपनी चेस्ट पर हाथ बांधे बड़े आराम से खड़ी थी और अभी के लिए शाओयन लिटिल गर्ल जियन को देखकर हंसते हुए उससे कहता है कि छोटी लड़की तुम्हारी एबिलिटी तो ट्रेशर्स को ढूंढना है, क्या ऐसा ही है ना। जिसके साथ ही लिटिल गर्ल जियन मुंह बनाते हुए शाओयन से गुस्से में कहती है कि लगता है कि तुम्हें मेरी याद अभी ही आई है। जिसके साथ ही गाइस शाओयन हंसना स्टार्ट कर देता है और अभी के लिए गाइस वो लिटिल गर्ल जियन की थोड़ी बहुत तारीफ करता है जिस पर लिटिल गर्ल जियन मान भी जाती है और वो खुश हो जाती है। अब इसके साथ ही लिटिल गर्ल जियन अपनी आंखें बंद करती है और थोड़ी देर के बाद वो अपनी आंखें खोल लेती है और अभी के लिए गाइस उसे डीमन फ्लेम वैली के सारे ट्रेशर्स का पता चल चुका था और वो एक डायरेक्शन में जाना स्टार्ट कर देती है जिसको शाओयन, शाओली और बाकी के लोग फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं। अब लिटिल गर्ल जियन डीमन फ्लेम वैली के बहुत ही ज्यादा डीपेस्ट पार्ट में चली गई थी और वहाँ पर लिटिल गर्ल जियन एक बड़ी सी राख के सामने आकर रुक गई थी जिस पर शाओयन और बाकी के लोग भी वहाँ पर रुक जाते हैं और अभी के लिए वो उस राख को देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो रहे थे क्योंकि उन्हें वहाँ से कोई भी चीज़ महसूस नहीं थी हो रही और वो लिटिल गर्ल जियन को शक की निगाह से देख रहे थे अभी के लिए कि शायद लिटिल गर्ल जियन उनसे कोई मजाक कर रही है। अब लिटिल गर्ल जियन जब सबको देखती है कि उन्हें उस पर कोई भी यकीन नहीं तो वो बहुत ही ज़्यादा आकड़ू अंदाज में उस रॉक के पास जाकर उस पर एक मुक्का बनाकर दे मारती है जिससे गाइस
गाइस वो रॉक टूट जाती है और उसमें बहुत ही बड़ी एक टनल बन जाती है जो कि 10 मीटर से भी ज्यादा लंबी थी। अब इसके साथ ही गाइस शाओयन और बाकी के लोग ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए थे और शाओयन ये सब देखकर हंसते हुए कहता है कि तो ये सारी चीजें यहाँ पर थी, ये छोटी लड़की, इसका ट्रेजर ढूंढने वाला मेथड बहुत ही ज्यादा बारबैरिक है। अब इसके साथ ही गाइस शाओयन लिटिल गर्ल जियन को खींचकर अपने पीछे कर लेता है और वो लिटिल फेरी डॉक्टर और शू ज्ञान और शाओली की तरफ देखकर हाँ में सर ला देता है, जिससे वो सारे लोग पहले ही प्रिपेयर हो जाते हैं और अपनी दावकीज को बाहर निकाल लेते हैं और इसके साथ ही वो उस केव में एंटर होना स्टार्ट हो गए थे। और गाइस अभी के लिए उन्होंने ये प्रिकॉशंस लिए थे कि कहीं केव में कुछ चीज ना हो जिससे उन्हें कोई नुकसान हो। अब इसके साथ ही जैसे ही वो इस केव में एंटर होते हैं तो वो उस केव में मैजिकल बीस्ट की कुछ ड्राइंग्स देखते हैं जो कि काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा था। और अभी के लिए गाइस उनमें से सबसे आगे फर्स्ट एल्डर शूक्यान थे, जिन्होंने के अभी के लिए ओल्ड जिनशेंग से फाइट के दौरान अपनी स्ट्रेंथ को एग्जॉस्ट नहीं था किया। बाकी सब तो फाइट करके एग्जॉस्ट हो चुके थे, इसलिए फर्स्ट एल्डर शूक्यान अभी के लिए उस केव में सबसे आगे थे। अब जैसे ही गाइस वो उस रॉक केव में एंटर हो जाते हैं और एक बड़े से दरवाजे के सामने पहुंच जाते हैं, जहां पर गाइस सभी के लोग हैरान थे और अभी के लिए वो डोर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। जिसके साथ ही लिटिल गर्ल जियन आगे बढ़कर कहती है कि मैं इसको ज़रा चेक करती हूँ कि ये है क्या चीज़। अब इसके साथ ही लिटिल गर्ल जियन उस दरवाजे को तोड़ने वाली थी, मगर शाओयन उसे पकड़कर खींच लेता है और वो कहता है कि छोटी लड़की, तुम यहाँ पर चीज़ें तोड़ने के लिए आए हो क्या। और फिर शाओयन फर्स्ट एल्डर शूक्यान से कहता है कि हमें यहाँ पर केयरफुल रहना होगा, हो सकता है कि इस प्लेस में कोई ना कोई ऐसी चीज़ हो जो कि हमें नुकसान पहुँचा दे। और फिर फर्स्ट एल्डर शूक्यान अपने हाथों को अपनी दावकी से कवर करके उस डोर पर दे मारते हैं, जिससे गाइस वो डोर टूटकर चूरा चूरा हो जाता है। अब गाइस जैसे ही वो डोर टूटता है तो अंदर से बहुत ही ज्यादा लाइट बाहर निकलती है, मगर गाइस शाओयन उस लाइट को जरा गौर से देखते हैं जिसमें कि उसे कुछ नजर आता है और वो फर्स्ट एल्डर शूक्यान से कहता है कि फर्स्ट एल्डर अभी के लिए केयरफुल हो जाएं, वहां पर कुछ है। अब जैसे ही शाओयन ये बात कहते हैं तो कोई चीज फर्स्ट एल्डर शूक्यान की तरफ तेजी से बढ़ती है, मगर गाइस फर्स्ट एल्डर शूक्यान को इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो अपने हाथ से एक ही इशारा करते हैं और एक पावरफुल विंड उस चीज से जा टकराती है, जिससे वो काफी ज्यादा दूर जाकर गिरती है। हम देखते हैं कि फर्स्ट एल्डर शूक्यान और शाओयन और बाकी के साथी एक वेयर हाउस में पहुंच गए थे, जहां पर डीमन फ्लेम वैली के सभी के ट्रेजर्स पड़े हुए थे। अब उस वेयर हाउस में बहुत सारी कैबिनेट्स भी बनी हुई थी, जहां पर बहुत सारे स्क्रोल्स, रेयर मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स और पता नहीं क्या क्या पड़ा हुआ था, मगर तब भी उन सब की नजर एक मैजिकल बीस्ट पर पड़ती है जो कि किसी स्नेक की तरह तका था और अभी के लिए वो मैजिकल बीस्ट किसी भी 2 वोंग क्लास के एक्सपर्ट के बराबर का था। और फर्स्ट एल्डर शूक्यान उस मैजिकल बीस्ट को देखते हुए वहां से उस वेयर हाउस में एंटर हो जाते हैं और इधर शाओयन भी उस मैजिकल बीस्ट को एक स्माइल के साथ देखकर कहता है कि लगता है कि ये यहाँ का गार्डियन है। अब इसके साथ ही गाइस वो लोग उस मैजिकल बीस्ट को बिल्कुल इग्नोर करके उस वेयर हाउस में एंटर हो गए थे। अब शाओयन उस वेयर हाउस में बहुत सारे स्क्रोल्स को और दाउ टेक्निक्स को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और वो कहता है कि लगता है कि डीमन फ्लेम वैली ने बहुत सारी चीजें यहाँ पर इकट्ठी करके रखी हुई हैं, ये इंडीड बहुत ही ज्यादा अच्छी कलेक्शन है। और अभी के लिए गाइस शाओली भी बहुत ज्यादा हैप्पी हो रहा था क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी बुक शेल्फ्स थी जहाँ पर शुआन क्लास लो लेवल दाउ टेक्निक भी पड़ी हुई थी। और अभी के लिए गाइस शाओयन भी उसे इन शुआन क्लास दाउ टेक्निक या की मेथड से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, मगर अभी के लिए डीमन फ्लेम वैली ने जो इतने सालों में कलेक्शंस की हुई थी की मेथड्स की और दाउ टेक्निक्स की, शाओयन इस चीज पर हो रहा था हैरान। अब गाइस वो मैजिकल बीस्ट जो कि एक स्नेक था, वो जब देखता है कि ये लोग यहाँ पर बिना किसी खौफ के इस तरह से इस वेयर हाउस में लूट मार करने के लिए आए हैं, तो वो एक बार फिर से अपनी जुबान बाहर निकालते हुए अपनी टेल के साथ उन सब पर अटैक कर देता है। अब जैसे ही गाइस वो स्नेक अपनी टेल को थोड़ा सा घुमाता है तो उसके साथ ही एक छोटा सा हाथ उसकी टेल को पकड़ लेता है और अभी के लिए गाइस ये और कोई नहीं बल्कि लिटिल गर्ल जियन थी, जो कि अपना मुंह बनाते हुए उस मैजिकल बीस्ट को उसकी टेल से पकड़कर घुमाकर उस वेयर हाउस से बाहर फेंक देती है। जिसके साथ ही शाओयन ये सब देखकर कहता है कि ये छोटी लड़की, इसकी ब्रूटल स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा फ्राइटनिंग है। मैं तो हैरान हूँ कि इस लड़की की एक्चुअल फॉर्म आकर होगी क्या। जिस पर गाइस फर्स्ट एल्डर शूक्यान कहते हैं कि मुझे भी इस चीज का नहीं पता, क्योंकि जब ये छोटी लड़की मुझे जंगल में मिली थी तो इसने पहले ही बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन ग्रास खा लिया हुआ था, जिसकी वजह से ये ह्यूमन फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी थी, इसलिए मुझे इसके बारे में इतना कुछ नहीं पता। लेकिन मैंने कुछ सुना है मैजिकल बीस्ट क्लैंस के बारे में जो कि इस कॉन्टिनेंट के सेंट्रल प्लेन्स के साउथ में रहते हैं और वहाँ पर जो मैजिकल बीस्ट क्लैंस हैं वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल हैं और हो सकता है कि वहाँ से हमें इस लिटिल गर्ल जियन के
एक्चुअल फार्म के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिल जाए। जिसके साथ ही गाइस शाओ यान मैजिकल बीस्ट क्लैन के बारे में सुनकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया था, क्योंकि उसने पहली बार सुना था कि मैजिकल बीस्ट का भी कोई क्लैन होता है। अब गाइस इस पर फर्स्ट ट्रेलर शो कैन शाओ यान को बताते हैं कि हाँ कुछ मैजिकल बीस्ट ट्राइब्स हैं वहाँ पर। और मैं तुम्हें बता दूं कि जब कोई यूनिक मैजिकल बीस्ट किसी लेवल पर पहुंच जाता है तो या फिर उसके पास कोई एंशिएंट ब्लड लाइन हो तो उसके पास बहुत ही जल्द इंटेलिजेंस आ जाती है और वो किसी ह्यूमन से कम नहीं होता। और कुछ मैजिकल बीस्ट ऐसे भी होते हैं जो कि ह्यूमन शेप में भी कन्वर्ट हो जाते हैं। और जैसा कि इनकी लाइफ स्पैन और फाउंडेशन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, इवन के कोई भी आमसी फैक्शन इन मैजिकल बीस्ट के ट्राइब से पंगा नहीं लेती। मगर कुछ ह्यूमन क्लैंस भी ऐसे हैं जिनके पास एंशिएंट ब्लड लाइन है जो कि एंशिएंट टाइम से चली आ रही है। जिसके साथ ही गाइस शाओ यान समझ आता है कि फर्स्ट ट्रेलर शो कैन जी जूनियर की बात कर रहा है जो जिसका क्लैन भी काफी ज्यादा एंशिएंट है और हो सकता है कि उनमें भी एंशिएंट ब्लड लाइन पाई जाती हो। और शाओ यान मजीद सोचता है कि ये सेंट्रल प्लेन्स ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग प्लेस है इस दाओकी कॉन्टिनेंट की, और ये प्लेस क्लाउड से भी बड़ी है। इवन के जो भी इस प्लेस पर पीक की स्ट्रेंथ हासिल करेगा वो इस पूरी दाओकी कॉन्टिनेंट में ही पीक का एक्सपर्ट होगा। जिसके साथ ही गाइस फर्स्ट ट्रेलर शो कैन कहते हैं कि तुम दाओकी कॉन्टिनेंट के उस सेंट्रल प्लेन्स में जाकर हो सकता है कि अपनी गर्लफ्रेंड जी जूनियर के क्लैंस के लोगों से भी मिलो। और अभी के लिए तुम वो दादोशी वाले लड़के नहीं हो जो कि जब एकेडमी में एंटर हुआ था। अभी के लिए तुम्हारी स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, लेकिन ये स्ट्रेंथ काफ़ी नहीं होगी। अगर तुम्हें उसके लिए लड़ना है और उसको हासिल करना है तो तुम्हें अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाना होगा। जो सुनकर गाइस शाओ यान अपनी मुट्ठी बेंच लेता है और वो कहता है कि जी जूनियर। जिसके साथ ही उसे जी जूनियर की वो बात याद आ जाती है जब वो उसे कहती है कि शाओ यान तुम दोजों क्लास में पहुंचने से पहले मुझसे कभी भी कांटेक्ट ना करना। और इसके साथ ही शाओ यान सोचता है कि लगता है कि जी जूनियर के क्लैन में उसके सामने मुझसे मिलने के लिए काफ़ी ज़्यादा हर्डल्स हैं। और फिर शाओ यान ये सब सोचकर एक डिटर्मिनेशन के साथ कहता है कि दोजों ये मेरे लिए अभी के लिए इम्पॉसिबल नहीं है। जी जूनियर बस तुम मेरा वेट करो, मैं तुम्हारे क्लैन में आकर ये प्रूव कर दूंगा कि तुमने एक सही बंदे को चुना है और तुम्हारी आईसाइट मुझे लेकर बहुत ही अच्छी थी। अब गाइस शाओ यान ये सारी बातों से निकलकर वेयर हाउस के एंड पर चला जाता है जहाँ पर गाइस अभी के लिए इतनी ज्यादा कुछ चीजें नहीं थी पड़ी हुई। वहाँ पर बस 4 बॉक्सेस पड़े हुए थे बड़े बड़े जो कि कोई आम से बॉक्सेस नहीं लग रहे थे। अब इसके साथ ही शाओ यान वहाँ पर रुक जाता है और वो गौर से देखता है कि इन 4 बॉक्सेस के इर्द गिर्द कुछ लाइट एनर्जी बैरियर्स बने हुए हैं। जिसके साथ ही शाओ यान कहता है कि अच्छी चीजों के इर्द गिर्द इस तरह के बैरियर्स तो होते ही हैं। अब गाइस शाओ यान उस शेल्फ पे लिखा हुआ देखते हैं कि डी क्लास। जिसके साथ ही गाइस शाओ यान कहता है कि ये ओल्ड ग्राउंड डीमन घोस्ट इसकी कलेक्शन बहुत ही ज्यादा है। इसने तो डी क्लास की मेथड्स और दाव टेक्निक्स किस तरह से अरेंज करके इन शेल्फ्स में रखी हुई हैं। ये बुड्ढा तो बहुत ही ज्यादा अमीर था। अब इसके साथ ही गाइज आज का मैं एपिसोड यहीं पर करता हूँ खत्म। और गाइज आगे 7-8 चैप्टर आ रहे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा बहस से भरे हुए हैं। उनको मैं कोशिश करूँगा कि शॉर्ट करके एक्सप्लेन कर दूँ। तो ठीक है, तैयार रहना कल के लिए। तो फिर मिलते हैं आप लोगों से कल की वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखना।